हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये सीरीज का सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर सबसे पहले उसे चेक करके आओ। तो अब तक हमने कहानी में देखा कि कैसे हमारे हीरो जियांग हान को हेवनली बीस्ट कॉलरॉन मिलता है और उसी की हेल्प से उसे न्यू पावर्स मिलती है और साथ ही नया मिशन भी। तो वो उन्हीं पावर्स का यूज करके सबसे पहले तो खुद को जान से मारने आए 2 डिसाइपल्स को निपटाता है और उसके बाद सेक्ट लीडर जियान शाओटियान के पास पहुंच जाता है, जो कि उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे। उसकी छोटी सिस्टर, जो कि काफी ज्यादा छोटी है, उसकी शादी एक बुढ़े से करवाकर वो वहां पहुंचकर सबसे पहले तो गार्ड को निपटाता है और उसके बाद जियांग शाओटियान की बारी आती है। पर वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना था, वो भी हमारे हीरो की शेप शिफ्टिंग शैडो टेक्निक का यूज करके उसके सारे अटैक से बचता जा रहा था। अब तक जियांग हान, जो कि नॉर्मल पावर की हेल्प से कल्टीवेशन की हेल्प से फाइट कर रहा था, अब वो फिर से अपनी पावर को अवेक करके अपने इंटेंस फॉर्म में चला जाता है, जहाँ उसकी आंखें फिर से डेमोनिक तरीके से ग्लो करने लगी थी। उसे देखने के बाद जियांग शाओटियान को लगता है कि इसने डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज करके अपनी पावर को इंक्रीज किया है। पर वहीं दूसरी तरफ जियांग हान तो उसे किसी पपी की तरह अपने पास बुला रहा था कि आओ अटैक करो मुझ पर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस बंदे को इस बात से इतनी मिर्ची लगती है कि वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर तेजी से हमारे हीरो को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। पर अब तो जियांग हान ने भी शेप शिफ्टिंग शैडो टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था और उसके सभी अटैक्स को बड़े आराम से डॉज करने लग गया था। उसे इस टेक्निक और उसकी पावर के ऑरा को सेंस करने के बाद वो ओल्ड मैन, जो कि उसकी बहन से शादी करने वाला था, वो कहता है कि इस लड़के ने अपनी डिवाइन एबिलिटीज को यूज किया। कोई भी बंदा जो कि मिस्टिक प्रोफाउंड रियल्म तक ना पहुंचाओ, वो कभी भी अपनी डिवाइन एबिलिटीज को अवेक नहीं कर सकता। ये लड़का तो श्योरली पर्पल मेंशन के 7th रियल्म पर है, तो आखिर इसने अपनी डिवाइन एबिलिटीज को कैसे अवेक किया? ये तो इम्पॉसिबल है। क्या इसका मतलब ये है कि जियांग शाओटियान ने सही कहा कि इस बंदे ने डेमोनिक पाथ का यूज किया अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए? पर जियांग शाओटियान ये सारी बातें इग्नोर करते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि इसने डिवाइन कल्टीवेशन को एक्टिवेट किया या नहीं, लेकिन ये फिर भी मरने से नहीं बच पाएगा। ये बोलते हुए वो तो जबरदस्त अटैक्स थ्रो किए ही जा रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जियांग हान को दिखाते हैं वो तो ऐसे खेल रहा था जैसे छोटे बच्चे के साथ खेल रहा हो, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी जबरदस्त हिट खाने के बाद भी वो इविल तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि एल्डर को फिक्र होने लगती है। वहीं जियांग हान उनके पीछे स्टैप करते हुए कहता है कि अफसोस, वो मैं नहीं हूँ जो मरने वाला है, वो तू है जो मरने वाला है। और ये सबसे पहला घाव सुप्रीम एल्डर के लिए, जिनका डिसाइपल होने के बावजूद भी तूने टॉर्चर कर रहा है। उसका अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था। जियांग शाओटियान थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो चुका था पूरी तरह से, लेकिन फिर से खुद को संभालते हुए जब वो हमारे हीरो पर हमला करने जाता है तो वो फिर से स्किप करते हुए उसका एक हाथ काट कर अलग करते हुए कहता है कि ये सेकंड लीडर के लिए और पहले वाले सेक्ट एल्डर के लिए, जिन्हें तूने अपने रास्ते से हटाया ताकि तू सेक्ट का लीडर बन सके। उसका अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि बेचारे जियांग शाओटियान को संभलने का मौका नहीं मिलता और उसका बाजू कट कर अलग हो चुका था और अब तो वो हमला भी नहीं कर सकता। उसके इस खतरनाक मूव को देखने के बाद वहाँ बाकी जो मौजूद थे उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर जियांग शाओटियान हार नहीं मानने वाला था। वो अपने दूसरे हाथ से अपनी एनर्जी रिलीज करके स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है। उसके अटैक से उसका एग्रेशन साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वो बिना ब्रेक लिए लगातार हमले पे हमला किए जा रहा था। और ये देखने के बाद जियांग हान भी लाइक, क्या हुआ, अभी से थक गए? अब उसकी बात है तो जैसे जले पर नमक का काम कर रही थी। ये बंदा गुस्से से तमतमा कर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करना शुरू कर चुका था और अब वो भी अपनी डिवाइन एबिलिटीज को वेक करने के बाद, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे, ब्लैक ड्रैगन इमर्जेस पावर का अटैक करता है। इस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहाँ मौजूद सभी के लिए खड़ा होना ऑलमोस्ट मुश्किल था। वहीं इसके प्रेशर से हिट होने के बाद जियांग हान भी स्लाइड करते हुए काफी पीछे हट जाता है। पर फिर वो खुद को संभालते हुए कह रहा था कि तुम्हारी अल्टीमेट पावर सिर्फ ये है जो कि मुझे बस थोड़ा सा पीछे धकेल पाई। अफसोस, ये मेरे किसी काम का नहीं। ये बोलकर वो एक ऐसा स्लैश रिलीज करता है कि बेचारा हिट होने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो तो जमीन पर गिरे पड़े ही कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने मेरी डिवाइन एबिलिटीज को कैसे ओवरकम किया? पर जियांग हान तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि इतने सालों में तूने मुझे और मेरी बहन को सिर्फ अब्यूज ही किया है। उस वक्त जो तू हमारे साथ कर रहा था, तुझे एहसास नहीं हुआ कि आने वाले दिनों में तेरा क्या हाल हो सकता है? पर जियांग शाओटियान बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी का इंसान है। वो कहता है कि मुझे मारने का सपना तेरा सपना ही रह जाएगा। और ये बोलकर जमीन पर वो इतनी जबरदस्त तरीके से पंच मारता है, वहाँ पर एक छोटा सा विस्फोट हो गया था, जिससे हमारा जियांग हान थोड़ा सा पीछे हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठा
खाकर जियांग जियाओटान एक डिमोनिक पिल्स को एब्जॉर्ब कर चुका था, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ चुकी थी और वो किसी पागल जानवर की तरह उसके ऊपर हमला करने के लिए उस पर झपट पड़ता है। पर उसे गुर्राता देखकर जियांग हान उसे ब्लॉक करते हुए कह रहा था कि मौत के लिए लड़ रहा है, पर अफसोस ये सब करने का कोई फायदा नहीं, बस एक आखिरी ब्लेड और उसके बाद तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये बोलने के बाद वो उसे हवा में उड़ाता है और एक जबरदस्त तरीके से कट लगाता है। उसका ये मूव बहुत ही ज्यादा हीरोइक था। देखते ही देखते जियांग जियाओटान की बॉडी में से चीथड़े निकलने शुरू हो चुके थे, पर ये खतरनाक अटैक करने के बाद उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बस बॉडी का छोटा सा हिस्सा रह जाता है और उसकी सारी एसेंस उसके उस हिस्से के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद वो बुढ़ा कहता है कि ये तो लाइफ प्रोटेक्टिंग तिलिस्मान है ना। इस तिलिस्मान के बारे में ये कहा जाता है कि जिस किसी के पास ये हो और उसे इस्तेमाल करना आता हो, वो किसी को भी मारने के बाद उसकी विटल पार्ट को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। और जियांग जियाओटान अपने इस छोटे से हिस्से को जिंदा रखकर अपनी पूरी बॉडी को वापस से रिग्रो कर सकता है। वो तो खुश होते हुए बता रहा था कि जियांग फैमिली के पास ऐसे ऐसे ट्रेजर है जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और किस्मत की बात तो देखो, मैं अपनी बॉडी को फिर से जनरेट कर सकता हूँ, तो इसका कुछ नहीं कर सकता बच्चे। पर जियांग हान तो मिनटों में ही उसके प्रोसेस को बीच में रोककर उसके मुंह को अपने पाँव से दबाने लग गया था, और ये देखकर अब इस बंदे की फटनी शुरू होती है। वो तो डरते हुए कहता है कि एल्डर मुझे बचाइए वरना ये मुझे जान से मार देगा। वो तो जियांग हान को भी धमकी देने से पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि भूलो मत, मेरा बेटा जियांग पेंग जो कि क्लाउड ड्रीम पवेलियन का एक मेंबर है, अगर तूने मुझे जान से मारा तो वो तेरी जान नहीं छोड़ने वाला। पर जियांग हान उसकी धमकियों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स, उन्हें गायब करवाने के पीछे तेरा हाथ है ना। पर वो तो कहता है कि नहीं, उन्हें गायब करवाने के पीछे मेरा हाथ नहीं है, मैंने तो बस उन्हें मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा था। वो तो उसके मुंह को और ज्यादा जोर से दबाते हुए कहता है कि मैसेज कहाँ भेजने के लिए भेजा था। वो बंदा तड़पते हुए बता देता है कि क्लाउड ड्रीम सिटी। पर इससे पहले कि वो आगे कोई और बात कर पाता, वो देखते ही देखते वहाँ से वैनिश हो जाता है, और इसके बारे में जियांग हान को भी नहीं पता था। वो समझ जाता है कि उसे मारने वाला ये बुढ़ा है। वो कहता है कि तुमने इसे मारा, इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ जानते हो। तभी उस बुढ़े के बगल में खड़े हुए भाई साहब, जो कि बहन जी जैसा बिहेव कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मास्टर देखिए ना, ये मुझे धमकी दे रहा है और साथ में आपको भी, जबकि जियांग हान ने तो अभी तो सही से कुछ किया भी नहीं। तभी ये बुढ़ा अपने 2 गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसे जान से मार दो, वो बच के जाने ना पाए। पर इससे पहले कि ये दोनों हमारे जियांग हान पर अटैक कर पाते, तभी एक हैमर उड़ता हुआ आता है और उन दोनों की हालत पंचर हो जाती है। ये हैमर और किसी का नहीं बल्कि जाओ यी का है। अगर आप जाओ यी को भूल गए तो मैं बता दूं, वही पियक्कड़ लड़की जंगल वाली। उसे देखने के बाद ये बुढ़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। वो तो पोज मारते हुए कहती है कि हॉल मास्टर हान, आप अपने पवेलियन में कमाल दिखाते दिखाते थक गए हैं क्या, जो दूसरे सेक्ट आकर वहाँ के लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जियाओ यी जियांग हान के पास जाते हुए कहती है कि डोंट वरी, इस यंग लेडी ने सब कुछ देख लिया है और उसने तुम्हारी बहन को जियाओ भाई को सौंप दिया है, जिसके पास वो सुरक्षित है, तो फिक्र मत करना। अब हॉल मास्टर हान कहता है कि क्या यंग पवेलियन मास्टर इस लड़के को जानती है जो इतना इंटरफेयर कर रही है। वो तो आगे बढ़ते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जियांग हान मेरे किल स्क्वाड का मेंबर जो है। पर ये ओल्ड मैन जिसके ऊपर ये बंदा कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था, वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे किल गॉड स्क्वाड में कोई मेंबर नहीं है तुम्हारे अलावा। जाओ ये बताती है कि हाँ पहले नहीं था, लेकिन आज से ठीक 2 घंटे पहले। और फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ हमारे हीरो जियांग हान ने उस लड़की को रास्ता बता दिया था, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा कर रही थी। ये देखने के बाद वो उससे पूछ ही लेता है कि अब तो मैं तुम्हें माउंटेन से नीचे ले आया, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। पर हमारी यंग मिस कुछ ज्यादा ही बोलती। वो कहती है कि तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोन्स और ये हैंडसम अपीयरेंस मुझे बहुत पसंद आया, क्यों ना तुम क्लाउड ड्रीम सिटी आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जियांग हान क्यूरियस होते हुए कहता है कि क्या तुम क्लाउड ड्रीम पवेलियन से हो। अब इम्प्रेशन जमता देखकर जाओ ये कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्लड डिवाइन एबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल का है, मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंडर रहकर ग्रो करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलने के बाद वो तो टोकन लेकर रेडी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद हॉल मास्टर हान कहते हैं कि हॉल मैनेजर होने के नाते सारे इंटरनल अफेयर्स मेरे अंडर है और उसमें से एक पवेलियन के डिसाइपल रजिस्ट्री का फॉर्म भी मेरे पास है। जब तक मैं रिक्रूट नहीं करूंगा कोई भी पवेलियन का डिसाइपल नहीं बन सकता, फॉर्मली तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब तक ये ऑफिशियली हमारे क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल नहीं बन जाता तब तक तुम इसे इस तरीके से अनाउंस नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे मामले में इस तरीके से इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, वरना आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा यंग पवेलियन मास्टर, क्योंकि आप रूल ब्रेक कर रही हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ मैडम सुनने वाली थी। वो तो अपनी कल्टीवेशन शो करते हुए कहती है कि कुछ ज्यादा ही जबान चल गई आजकल तुम्हारी। तुम्हें पता है ना कि मैं इतनी बकवास किसी की सुनती नहीं हूँ, बिना किसी रीजन के तो बिल्कुल नहीं। और पवेलियन मास्टर होने के नाते ये रूल्स मैंने बनाए हैं और तुम मेरे ही रूल्स को मुझ पर थोप रहे हो। ये बोलकर बंदी गुस्से में अपना हैमर लेकर लग जाती है हॉल मास्टर हान पर हमला करने के लिए। बेचारे वो भी अपनी पावर से वहाँ पर बैरियर बना चुके थे,
इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, पर अटैक सच में काफी ज्यादा तगड़ा था। आसपास की तो जमीन ही शेक करनी शुरू हो चुकी थी। बेचारे हॉल मास्टर हान तो जमीन के नीचे धंस चुके थे और वहीं ये भाई साहब जैसी बहन जी डर के मारे एक कोने में दुबक जाती है। और अब ना चाहते हुए भी हमारे जाओ ये के पूछने पर कि अब आप क्या कहेंगे, उसने दांत पीसते हुए कहना पड़ता है कि यंग मास्टर जैसा आप कहें। वो तो खुश होते हुए अपने वेपन को अपने कंधे पर लगाकर कहती है कि देखा, मुझे लोगों को कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता है। तुम खामखा ही बात को खींच रहे थे। वैसे अगर तुम्हारे कोई और डाउट्स हो तो मैं क्लियर कर सकती हूँ, वरना तो तुम हार्ड वर्क करते रहना। ओके, जब मैं पूरी तरह से पवेलियन लीडर बन जाऊंगी तो फिर मैं तुम्हें एल्डर बना दूंगी। ओके, ये बोलकर वो तो जाने लगी थी। बेचारे हॉल मास्टर हान फिर से दांत पीसते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं और कोई चारा नहीं बचा था ना बेचारे के पास। वो कहते हैं कि जी, आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यंग पवेलियन मास्टर। अब इसके बाद वो तो अपनी डोली लेकर वहाँ से निकल चुके थे। प्लस पीछे पीछे हमारी जाओ ये भी जियांग हान के साथ वहाँ से जाने लग जाती है। हमारा जियांग हान तो मिस जाओ को थैंक यू बोल रहा था, पर वो तो कहती है कि क्या मिस जाओ, मुझे ये बुलाओ। और फिर वो सिटी मार के अपने बीस्ट को बुलाती है जिसका नाम जियाओ बाई था और इसी के पास हमारी छोटी ली थी। ली और जियांग हान दोनों ही साथ में क्लाउड ड्रीम सिटी जाने वाले थे, तो वो सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हुए जाते हैं। लिटिल जी को सुप्रीम एल्डर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, पर वो कहते हैं कि मेरे पास छोटी मोटी इंजरी है, तुम लोगों को इसकी फिक्र नहीं करनी है, तुम लोगों को आगे बढ़ना है। जियांग हान सुप्रीम एल्डर को जियांग फैमिली का ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी सुप्रीम एल्डर उसे उसके पेरेंट्स के बारे में एक राज की बात बताते हैं कि जब जियांग जियाओटियान ने उसके पेरेंट्स को ड्रीम क्लाउड सिटी भेजा था तो वो किसी गोल्डन फॉक्स को ढूंढने गए थे। अब गोल्डन फॉक्स वाली बात सुनने के बाद जियांग हान यी को देखने लगा था। वो कहती है कि ज्यादा मत सोचो, हम लेट हो रहे हैं, वहाँ चल के इसके बारे में पता कर लेंगे। तो थोड़े से इमोशनल गुड बाइस के बाद वो दोनों फाइनली उस ड्रीम बेस पर बैठकर वहाँ से रवाना हो गए थे, जहाँ रास्ते में तियानियो भी बाहर आते हुए हमारे हीरो की तारीफ करने लगती है कि तुमने तो मेरी डिवाइन एबिलिटी का क्या कमाल का यूज किया है, मजा आ गया। उसे बाहर हवा में फ्लोट करता देखकर जियांग हान कहता है कि तुम्हें कोई और देख नहीं सकता क्या? वो तो कहती है कि नहीं, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ ना। वो तो जियांग हान को और ज्यादा पावरफुल होने का बोलकर अपने मिशन पर जल्दी से लगने को कहती है, क्योंकि वो ज्यादा वेट नहीं कर सकती। अपने सफर को कंटिन्यू रखते हुए वो सभी लोग फाइनली क्राउड ड्रीम सिटी पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद लिटिल ली काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसे ये सिटी बहुत पसंद आती है, तो जाओ ये उसे बताती है कि ये सिटी अमेजिंग क्यों ना हो भला। तुम जानती हो क्लाउड ड्रीम सिटी हेवनली फॉक्स माउंटेन रेंज की सबसे लार्जेस्ट सिटीज में से एक है। वहीं सिटी के मार्केट में पहुंचने के बाद टियानियो को आसपास की चीजें इतनी अट्रैक्ट करती है ना, खाने वाली। वो उन्हें हथियाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिजिकल फॉर्म ना होने की वजह से वो कुछ भी छू नहीं पाती। तो स्लोमड़ी की कहानी तो आपको पता ही होगी ना, जो अंगूर खाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं मिलता तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। उसी तरीके से टियानियो भी लाइक ये सारी चीजें इतनी भी अच्छी नहीं। ये बोलने के बाद कोशिश तो बहुत करती है कि वो उन खाने की चीजों से दूर हट जाए, लेकिन फिर चाहते चाहते उनकी खुशबू से अपना पेट भरने लगती है, ये कहते हुए कि एक बार मुझे मेरी फिजिकल फॉर्म मिलने दो, उसके बाद तो 100 चीजें खाऊंगी दिन में। उसके बाद जाओ ये उन सभी का ध्यान खींचते हुए उन्हें क्लाउड सिटी माउंटेन का सीन दिखाती है, ये कहते हुए कि वहाँ पर मेरी फैमिली और सभी एल्डर्स रहते हैं। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करने के बाद टियानियो बताती है कि ये हेवनली बीस्ट कॉल्ड्रन जितनी तो पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत काम आएगी। वही छोटी ली को फिक्र हो रही थी कि वो लोग कहाँ पर रुकने वाले हैं। थोड़ा सोचने के बाद जाओ ये उन्हें खंडर जैसी जगह पर ले जाकर कहती है कि हम लोग किल गॉड स्कोड पवेलियन में रहने वाले हैं। उस जगह को देखने के बाद टियानियो, जो कि उल्टी लटकी पड़ी थी, वो कहती है कि ये जगह किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रही है। एक पवेलियन मास्टर होने के बावजूद भी ये तुम लोगों को इस टूटे फूटे खंडर में रखने के लिए लाई है। पर जियांग हान को इस टूटी फूटी जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहता है कि एटलीस्ट उसकी छोटी बहन यहाँ पर सेफ तो है, कोई उसे बुली तो नहीं करेगा ना। उसके बाद हमारी पवेलियन मास्टर दरवाजा ओपन करते हुए काफी एक्साइटेड होकर कहती है कि मैं आ गई, लेकिन उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बदले तो वहाँ पर लड़कियों के अंडरगारमेंट सूख रहे थे, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जियांग हान छोटी ली की आंखें बंद करता है और फिर जाओ ये इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी टीम में सारी लड़कियां हैं? पर हमारी जाओ ये तो जोर से चिल्लाती है, जियांग लांग कहाँ चली गई हो तुम? लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। वो कहती है कि क्या सब लोग घूमने निकल गए? पर तभी वहाँ पर एल्डर लियो आ जाते हैं, जो कि अपने साथ एक बीस्ट को मारकर लाए थे, पिग बीस्ट। ये कहते हुए कि ये पोक हम लोग रात के डिनर में खाएंगे। जाओ ये वहाँ से जाते हुए कहती है कि मेरे लिए रात का खाना बचा के रखना। और फिर वो जाते जाते हमारे जियांग हान को टोकन पकड़ाकर कहती है कि इंटरनल अफेयर्स हॉल में जाकर अपने एडमिशन को रजिस्टर करके आओ। जब जियांग हान उस टोकन को लेकर रजिस्टर कराने के लिए जाता है अपने एडमिशन को, तो वो उस टोकन को फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि वो भी किसी डिसेबल को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। जियांग हान को बहुत अजीब लगता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या युन में, यानी कि जिस पवेलियन की जाओ ये मास्टर है, वहाँ की यंग मास्टर के
ये टोकन को ये लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्या? इसका तो यही मतलब है कि युन मैंग का ज्यादा कंट्रोल नहीं है क्लाउड ड्रीम पवेलियन में। जिस बंदे ने जियांग हान का टोकन फेंका था वो कहता है कि अपनी कल्टीवेशन चेक की है तूने, पर्पल मैंशन के 7th लेवल पर है और यहाँ पर आ गया कॉम्बैट हॉल को ज्वाइन करने के लिए। बच्चे गिव अप कर और यहाँ से चलता बन, तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस बंदे की बातें सुनने के बाद लिटिल ली को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो जियांग हान से कहती है कि ब्रदर, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे लिए इन लोगों से ह्यूमिलेट होने की कोई जरूरत नहीं, आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ वहीं चलने लगूंगी। जियांग हान को अपनी सिस्टर की ऐसी बातों पे बहुत प्यार आ रहा था। वहीं दूर से टियानियो कहती है कि क्या तुम गिव अप कर दोगे इतनी आसानी से? वैसे यहाँ टियानियो को ऐसा लग रहा था जैसे कि जाओ ये की मदर का यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल है उसके पावर के मुकाबले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जाओ ये की मदर की यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट ना हो, इस वजह से उसको भी कोई नहीं मानता हो। दो पॉसिबिलिटीज थी जिनके ऊपर वो थोड़ा सा गौर करने को कहती है। वहीं जियांग हान गिव अप करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहता है कि उसके पेरेंट्स के डिसअपियर होने के पीछे क्लाउड ड्रीम पवेलियन का ही हाथ है और वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। वो जानता है कि वो जिंदा है और कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। ये सारी बातें सोचते हुए वो ड्रीम क्लाउड पवेलियन को देख रहा था तो वो बंदा कहता है कि ओए देख क्या रहा है यहाँ। वो तो जियांग हान को कुत्ते से कंपेयर कर चुका था, ये कहते हुए कि अब तू क्या घर के बाहर बैठकर पहरे देगा अपनी इन दो मोटी मोटी आंखों से। पर जियांग हान तो उसे ज्ञान देते हुए कहता है कि शायद तुम वो कहावत भूल गए हो कि ज्यादा बकबक करने वाले सबसे पहले मुसीबत को अट्रैक्ट करते हैं। शायद ये कोई चाइनीज कहावत होगी। टियानियो का भी पारा हाई हो चुका था। वो तो जियांग हान से कहती है कि इसे तो पीटना चाहिए, तुम देख क्या रहे हो, इसको ना इतनी जोर जोर से मुक्का मारना कि यह याद रखे। पर दूसरी तरफ से वो बंदा हाई हो जाता है। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे लेक्चर देने की, तू है कौन, तेरी ना कल्टीवेशन सही से और ना तेरी रेपुटेशन सही है जो तू यहाँ आ गया। वहीं अपने भाई को किसी को बुरा भला बोलता सुनकर तो लिटिल ली भी हाइपर हो जाती है, ये कहकर कि मेरे भाई को बुली कर रहे हो। पर ये बंदा इतना बदतमीज था कि छोटी लिटिल ली को भी बहुत बुरा भला बोलते हुए उसे अटैक करने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एक उड़ती हुई चीज उसके काफी पास से गुजरती है और एक छोटा सा बोचा नाइफ था जो कि उस बंदे को हिट करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ डराने के लिए फेंका गया था, जो दीवार पर जाकर लगता है तो वो बंदा डर के मारे काफी बुरी हालत में पड़ चुका था। उसकी तो इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो ग्रैंडपा चिल्लाते हुए पवेलियन के अंदर चला जाता है। वहीं बाहर से टियानियो यही सोच रही थी कि वो कौन सा भला इंसान है जो मदद कर गया और सामने भी नहीं आया, बड़ा कमाल का इंसान है। उस बंदे का ऑरा पावर ये लोग कुछ भी सेंस नहीं कर पाए थे, इसलिए क्लूलेस खड़े थे। अब तक पवेलियन का दरवाजा बंद था कि तभी दरवाजा फिर से ओपन होता है। वो सभी लोग हैरान थे कि अब क्या होने वाला है। तभी अंदर से एक एल्डर की एंट्री होती है जिनका नाम चेन जोंग था। ये इंटरनल अफेयर हॉल के एक एल्डर है जिन्हें बाहर लाने के बाद वो डिसाइपल वही बुचर नाइफ दिखाता है तो वो एल्डर हमारे जियांग हान को एडमिट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चेन जोंग ने तो टोकन भी हमारे जियांग हान की तरफ थ्रो कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो टोकन उसके पास पहुंचता तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर उस टोकन को हथियाते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस बंदे का नाम हान लिंग फेंग है, ये भी एक आर्मी ब्रेकर स्क्वाड चलाता है। वो उस टोकन के साथ खेलते हुए एल्डर चेनजोंग को कहता है कि चेनजोंग, क्या तुम कॉम्बैट हॉल के रूल्स को भूल गए हो जो इस लड़के को इतनी अच्छी खासी ट्रीटमेंट दे रहे हो? क्या तुम्हें बाकी सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स से डर नहीं लगता? तभी उस बंदे के साथ जियांग पेंग की भी एंट्री हो जाती है जो कि जियांग हान को देखकर कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर। जियांग पेंग को देखने के बाद छोटी ली डरने लगी थी क्योंकि उसे अपने बचपन की बुलिंग जो याद आ जाती है, पर उसे डरता देखकर जियांग हान कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना, इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं। वहीं टियानियो तो उसकी शक्ल देखकर ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इसकी शक्ल भी इसके बाप जैसी है, देखकर ही मारने का दिल करता है। इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद बुलाकर कह रहा हो कि आओ आकर मुझे पीटो। वहीं इस मैटर में एल्डर चेंग जोंग गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर हान, मुझसे गलती हो गई। जियांग हान, अब तुमने देखा ना कि मुझे लोग किस तरीके से जज कर रहे हैं, तो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब उस बंदे को एल्डर होकर भी अपनी बातों से मुकरता देखकर टियानियो का तो दिल कर रहा था कि अगर उसके पास फिजिकल फॉर्म होती ना तो सबसे पहले वो इसे ही मजा चखाती। जियांग हान को पता था कि ये लोग उससे टेस्ट लेंगे, तो वो कहता है कि ठीक है, आपको रूल ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं, रूल्स को फॉलो करो। तो फिर क्या था, हमारे हीरो को 3 बंदों के साथ फाइट करनी थी। सभी लोग यही सोचते हैं कि एक पर्पल मेंशन 7th लैन पर होने वाला बंदा 3 किल फॉर्मेट को कैसे ब्रेक करेगा। अगर उसने इस फाइट के लिए हाँ बोली है तो इसका मतलब ये है कि वो बस अपनी मौत को दावत दे रहा है। वैसे ये देखने में मजा आएगा। ऐसी बातें वो 2 डिसाइपल कर रहे थे जिन्हें ये फाइट एंजॉय करनी थी। एल्डर चेन जोंग भी हमारे हीरो को डराते हुए कहते हैं कि याद रखना, वेपन्स की ना तो आंखें होती है और ना ही कान, अगर वो चल जाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए अगर अभी डर लगे तो पीछे हट जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे हार मानने में बहुत ज्यादा लेट हो जाए। पर जियांग हान को थोड़ी ना हार मानी थी। वो तो एल्डर से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगर मैं इन्हें हरा दूं तो क्या मैं एक्सेप्ट हो जाऊंगा। पर एल्डर कहते हैं कि तुम हराने की क्या बात कर रहे हो, तुम जिस कंडीशन में हो, अगर तुम इनमें से एक को भी घायल कर दो ना तो भी तुम पास हो जाओगे। जो डिसाइपल हमारे हीरो के साथ फाइट करने वाले थे वो कहते हैं कि तुम जानते हो हम मिस्टिक रियाल्म पर है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे सामने भी खड़े रह सकते हो, तुम्हारे लिए तो ये सोचना भी बहुत ज्यादा है।
और उस पर तुम सवाल कर रहे हो कि तुम हमें हरा दोगे। इतना गट्स है, खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया। पर जियांग हान कहता है कि बातों में वक्त जाया करने से अच्छा है कि हम फाइट करके ही देख लें। मुझे भी तो देखना है कि ये मिस्टिक रियाल्म के बंदे आखिर क्या कर सकते हैं। अब अपने से कम कल्टीवेशन वाले बंदे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने थप्पड़ मार दिया। वो कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, आज तो इसे कॉफिन में लटा दूंगी। और अब वो तीनों डिसाइबल एक स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए अलग अलग जगह से हमारे हीरो जियांग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहाँ दो बंदों ने स्लैश अटैक थ्रो कर दिया था और तीसरी वाली बंदी तो थंडर रिलीज कर देती है, जिससे इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है कि उसके इफेक्ट से बचने के लिए ये तीनों भी पीछे हो चुके थे। लिटिल ली तो अपने भाई को खोने के ही डर से बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं बच्चे सोच रहे थे कि ये इतनी आसानी से मर गया, यार मजा भी नहीं आया। वहाँ मौजूद एक एक बंदे को यही लग रहा था कि इस पावरफुल धमाके में हमारा हीरो जान से हाथ धो बैठा। वहीं जिस बंदी को जियांग हान ने चैलेंज किया था वो कहती है कि बड़ा आया मुझसे उलझने वाला, पूरा का पूरा यूजलेस है, मेरे एक सिंपल से अटैक के आगे नहीं टिक पाया। पर तभी हमारा हीरो अपनी डिवाइन एनर्जी को फिर से अवेक करते हुए कहता है कि मिस्टिक रियाल्म के बंदों के पास सिर्फ इतनी सी ही पावर है। डिसअपॉइंट करके रख दिया मुझे तो कुछ भी खास नजर नहीं आया। और फिर से जैसे कि वो किसी पपी को बुला रहा हो वैसे बुलाते हुए कहता है कि दोबारा आओगे। छोटी ली तो खुश हो जाती है और बाकी सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि शायद उन्हें हमारे हीरो को जिंदा देखकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। आधे लोग तो यही सोच रहे थे कि आखिर उसने इस खतरनाक अटैक को डॉज कैसे किया होगा। हान लिंग को लगता है कि इसमें कुछ तो बात है। वहीं ये सुनने के बाद जियांग पेंग तो गुस्से से भर चुका था। वो अटैक करने वाला था उस पर डायरेक्टली, पर हान लिंग के मना करने पर वो वहीं रुक जाता है। पर अपने गुस्से को शांत किए बिना वो उन बाकी तीनों डिसाइपल से कहता है कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अटैक थ्रो करो उस पर। अब तो वो तीनों मिलकर डबल किल अटैक करने वाले थे, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, सीधा आसमान में जा रही थी। पर जियांग हान अभी भी काफी ज्यादा रिलैक्स था। अपनी डिवाइन टेक्निक को यूज करते हुए वो फिर से शेप शिफ्ट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने लगा था। और ये देखकर जियांग पेंग भी लाइक अपने फादर की तरह इसने डिवाइन टेक्निक कब सीखी। वो जियांग हान के ओपोनेंट से कहता है कि अगर तुमने इस ड्रेस को यहाँ से नहीं निकाला तो फिर मैं तुम लोगों से पर्सनली लड़ूंगा। मिस्टिक प्रोफाउंड रियाल्म पर होने के बावजूद भी तुम तीनों से एक बंदा नहीं संभाला जा रहा। उन तीनों को तो समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा हीरो तो बस लगातार स्केप पे स्केप हो रहा था। अब तो जियांग हान उनकी नजरों के सामने भी नहीं था। ये देखकर वो लड़की डरते हुए कहती है कि आखिर ये कहाँ गया। तभी वो उसके पीछे अपीयर होते हुए कहता है कि मिस, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। डर के मारे तो उसकी आत्मा बाहर आने वाली थी। इसके बाद तो जियांग हान उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं देता, बल्कि एक पंच क्रिएट करते हुए उसे पीछे से इतनी जबरदस्त तरीके से हिट देता है ना, बेचारी उड़ते उड़ते गिर जाती है जमीन पर मुंह के बल। और फिर जब दूसरा वाला बंदा उस पर अपनी स्वॉर्ड से हिट करने के लिए आता है तो वो फिर से शेप शिफ्ट करते हुए उसके पीछे पहुंचकर उसके हाथों की हड्डियों को चकनाचूर करने लग गया था। बेचारा जोर जोर से तड़पता है, क्योंकि उसके हाथों की हड्डियां ऐसे टूट रही थी जैसे कि कोई कुछ चटका रहा हो। और तीसरा वाला बंदा, जो कि ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखकर काफी बुरी तरीके से डर चुका था, जियांग हान उसे और ज्यादा डराते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, अब तुम्हारी बारी है। वो तो जान बचाकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, पर हमारा हीरो उसके सामने पहुंच जाता है और फिर उसे एक हाथ से पकड़कर उठाकर जमीन में धंसा चुका था। जमीन के तो चिथड़े उड़ चुके थे। वहीं जो बच्चे ये सोच रहे थे कि इस फाइट में हमारा हीरो मर जाएगा, वो तो खुद उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। कहते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है, इस अकेले ने तीन मिस्टिक प्रोफाउंड रियाल्म के बंदों को हरा दिया, ये तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये जीनियस निकलेगा। जियांग हान तो फाइट के बाद काफी ज्यादा कूल लग रहा था। ये तो खून पोंछते हुए भी बहुत हीरोइक लगता है। वहीं जब डिसाइपल उसे जीनियस कंसीडर कर चुके थे तो जियांग पेंग के दिल में छुरियां चलने लगती है और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने अपनी कल्टीवेशन भी शो कर दी थी और अब वो हमारे जियांग हान पर अटैक थ्रो करते हुए कहता है कि अब तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, तू तो मरेगा। उसकी स्वॉर्ड हमारे जियांग हान की बॉडी के आर पार हो जाती है तो उसे लगता है कि उसने फाइनली जियांग हान को मार दिया, लेकिन पता लगता है कि ये तो क्लोन है। जियांग हान तो उसके पीछे पहुंच चुका है और वो उसके कान के पास पड़ते हुए कहता है, क्या लगता है तू अभी तक बचपन का लेसन सीखा नहीं है, तुझे दोबारा सिखाना पड़ेगा। और फिर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है ना, उसके सारे दांत बाहर आ जाते हैं और बेचारे का मुंह सूज कर पराठे जैसा हो जाता है। किसी ने लिप फिलर का नाम सुना है? इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने 40-50 बार करवा लिया। अपने मुंह को संभालते हुए कह रहा था कि मेरा मुंह, इसे क्या हो गया। वही जियांग हान उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अगर ये सेक्ट रूल की बात ना होती ना तो अब तक तुझे जिंदा ज़ॉम्बी बना चुका होता। जियांग पेंग ने तो अभी तक भी हार नहीं मानी थी। वो तो फिर से उसे डराने लग जाता है, लेकिन हान लिंग उसके पास पहुंचकर कह रहा था कि तुझे इतना एम्बेरस होकर अभी तक सुकून नहीं पड़ा, और होना चाहता है क्या। फाइनली हान लिंग को देखने के बाद ये बंदा शांत हुआ था। वहीं जियांग हान ने रूल को अच्छे से फॉलो किया था, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए सुपरवाइजर चेन जोंग से कहता है कि क्या अब मैं पास हो चुका। अब उसने सारे रूल्स फॉलो किए थे तो चेन जोंग भी उसे नहीं रोकने वाला था, तो वो उसे उस टोकन के साथ पिल की बोतल और एक कल्टीवेशन बुक प्रोवाइड करते हुए कहता है कि सेक्ट रूल के हिसाब से पवेलियन की तरफ से तुम्हें ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाना था, जो कि मैंने कर दिया, और इस बुक में तुम्हें पवेलियन के रूल्स के बारे में भी पता लग जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना। एक भी रूल अगर ब्रेक हुआ तो उसकी
पनिशमेंट काफी ज्यादा बड़ी होगी। जियांग हान हर चीज के लिए रेडी था। उसके पास हो जाने पर और सिलेक्ट होने पर छोटी ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ली अपने भाई के गले लगते हुए कहती है कि अब इसका मतलब ये है कि हम भी क्लाउड ड्रीम पवेलियन के बंदे हैं। वहाँ का मामला निपटाने के बाद जियांग हान अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है। जहाँ हान लिंग को क्रॉस कर दी, उसे पता लग गया था कि फ्यूचर में उसका मुकाबला इसके साथ ही होगा। वहीं जियांग हान के जाने के बाद जियांग पेंग भी लाइक, ब्रदर आपने मुझे क्यों रोका? पर हान लिंग का कहना था कि इसे मारना टाइम की बात है, जब टाइम आएगा तो वो इस मैटर को खुद संभाल लेगा। फिलहाल के लिए उसके पास और भी जरूरी काम है। वापस स्केल गॉड पवेलियन पहुंचने के बाद उन लोगों को खाने की चीजें दिखती हैं, जिसे देखकर ली और टियान्यू तो एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं जियांग हान के वापस आने के बाद जाओ यी को जब पता लगता है कि सारी चीजें अच्छे से हो गई, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है एक खास जगह पर। अब ये खास जगह कौन सी है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।